हेलो एवरीवन चैनल और टू द यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम लोग 9th क्लास का जो साइंस का बुक है उसका हम लोग जो सेकंड चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसमें जितने भी टर्म है, चाहे वर्क हो, एनर्जी हो, या फिर मैकेनिकल एनर्जी हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो, या फ्री फॉल हो, ये पांचों के पांचों टॉपिक हम लोग एक चैप्टर के अंदर पूरे कवर करने वाले हैं। और ये जो कंप्लीट पूरा चैप्टर है वर्क और एनर्जी का, वो पूरा कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों को ये तो पता होगा बेसिकली कि वर्क और एनर्जी में क्या फर्क होता है। आप सभी को पता है कि हम लोग जो डेली लाइफ में कोई भी काम करते हैं या कोई भी चीज को करने के लिए हमें जिस चीज के लिए जरूरत होती है वो यही दोनों से रिलेट करता है। ओके, चाहे वो वर्क हो गया या फिर एनर्जी हो गई। तो वर्क बेसिकली क्या होता है कि अगर हम लोग प्ले कर रहे हैं, ओके, तो ऑफकोर्स प्ले करने के लिए हम लोग एक सम काइंड ऑफ वर्क कर रहे हैं, और उस वर्क को करने के लिए हमें जो एनर्जी है, वर्क को करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, एनर्जी लगानी पड़ती है। ओके, तो ये एनर्जी कैसे होती है? एक एनर्जी होती है कि हम अपने बॉडी से लगाते हैं, और दूसरी एनर्जी होती है मैकेनिकल। कि आपने देखा होगा कि अगर हमें टीवी चलाना है, ओके, तो अगर हम टीवी को वॉच कर रहे हैं तो इसके अंदर जो एनर्जी लगेगी वो कौन सी एनर्जी होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। ओके, तो इससे आप एग्री करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया। ओके, तो यही सारी चीजें यहाँ पे हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप चाहे रीडिंग कर रहे हो, ओके, चाहे आप सिंपल सी अगर रीडिंग भी कर रहे हो, तो रीडिंग करने के लिए भी आपको सम काइंड ऑफ एनर्जी और वर्क लगने वाला है। आप लिखते हो, राइटिंग करते हो, तो भी आपको जो एनर्जी है वो आपको लगने वाली है। ओके, आप चाहे रीडिंग कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, तो यहाँ पे मेरी जो एनर्जी है वो खर्च हो रही है। ओके, आपको पढ़ाने के अंदर, तो इसी को हम लोग एनर्जी बोलते हैं। ओके, और वर्क यानी मैं ये काम कर रहा हूं तो इसको हम लोग वर्क बोलेंगे। मैं रीडिंग कर रहा हूं तो वर्क बोलेंगे। मैं टीवी देख रहा हूं तो ये आपका वर्क में नहीं आता है। ओके, लेकिन अगर मैं काम कर रहा हूं, जैसे अगर मुझे काम करना हो, जैसे अगर आप देखते हो कि अगर आपको क्रिकेट खेलना है, ओके, तो क्रिकेट खेलने के लिए भी आपको सम काइंड ऑफ एनर्जी और वर्क दोनों लगने वाला है। ओके, चाहे आप कूली का काम कर रहे हो, ओके, या फिर आप लेबर का काम कर रहे हो, तो लेबर का काम करने के लिए भी आपको सम काइंड ऑफ जो एनर्जी है वो आपको लगने वाली है, और इस एनर्जी की मदद से ही आप क्या कर सकते हो? उस काम को कर सकते हो। ओके, तो ये इतना आपने बहुत आसानी से सीख लिया है। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि अगर मैं यहाँ पे आपसे स्टार्टिंग में ही कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूं कि क्या आप इन क्वेश्चन के आंसर को दे सकते हो क्या? ओके, इन विच ऑफ द पिक्चर अबव हैज द वर्क बिन डन? अगर आपने देखा होगा कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है, वो टेक्स्ट बुक के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे एक जो लड़की है वो रीड कर रही है। ओके, यहाँ पे आपको देखो कि एक में रीडिंग कर रही है। ओके, सेकंड वाले में यहाँ पे सिंपली एक प्ले हो रहा है। ओके, यानी प्लेइंग, यहाँ पे प्लेइंग लिख देता हूं। थर्ड वाले में यहाँ पे देखो तो वॉचिंग, टीवी वॉचिंग, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं। और अगर हम लोग फोर्थ वाले में बात करें तो फोर्थ वाले में यहाँ पे आप देखो तो ये एक जो आदमी है वो क्या कर रहा है? कूली का काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये लिख देता हूँ, कूली लिख देता हूँ। तो आप बताओ कि किसके अंदर जो वर्क है वो लगने वाला है। ओके, तो ऑफकोर्स यहाँ पे अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो रीडिंग के अंदर भी आपको वर्क लगता है, प्ले कर रहे हो तो प्ले के अंदर भी वर्क लगता है। लेकिन अगर आप सिर्फ टीवी देख रहे हो तो इसके अंदर आपकी कोई भी एनर्जी है वो खर्च नहीं होती है। ओके, और कूली को आप देखते हो तो उसके अंदर जो वर्क है वो बहुत ज्यादा लगने वाला है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और सेकंड क्वेश्चन पूछा था। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था कि फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ द व्यू व्हाट डू व्हेन डू वी से दैट नो वर्क हैज डन? ओके, तो हम लोग साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कह सकते हैं कि कोई भी काम नहीं हुआ है? तो हम साइंटिफिक तरीके से, चाहे हम साइंटिफिक तरीके से अगर हम लोग किसी भी बात को अगर कहें तो साइंस क्या कहता है कि जब तक आपके अंदर से लॉस ऑफ एनर्जी ना हो, यानी आपकी जो एनर्जी अगर लॉस नहीं हो रही है और अगर काम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वहां पे वर्क नहीं हुआ है। ओके, और अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर मैं वर्क डन की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर सिंपली अगर मैं वर्क की बात करूं, ओके, तो एक्चुअली में वर्क क्या होता है ये यहाँ पे हम लोग डिफाइड करते हैं। तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स अप्लाई ऑन द ऑब्जेक्ट कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं जो इसका डेफिनेशन है वर्क का वो यहाँ पे लिख देता हूं कि
तो सिंपल सा वर्क का डेफिनेशन क्या होता है कि इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स अप्लाई ऑन द ऑब्जेक्ट। तो अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, चाहे आप बॉल ले लो, अगर यहाँ पे अगर आप बॉल लेते हो सिंपल सा, अगर यहाँ पे एक व्यक्ति है, अगर ये व्यक्ति यहीं पे खड़ा रहेगा तो इसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होने वाली है, और यहाँ पे जो वर्क होगा वो कितना होगा, नेट फोर्स आपका 0 होगा। लेकिन यही अगर व्यक्ति इसको अगर फोर्स लगाता है तो ये बॉल क्या हो जाएगा, यहाँ पे मूविंग में आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये बॉल क्या हो जाएगा, यहाँ पे मूविंग में आ जाएगा। और हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे अगर ये बॉल एक्स पे था तो ये बॉल अगर वाई पे जाता है और इतना अगर डिस्टेंस कवर करता है, ओके, तो इस डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और इसी को हम लोग वर्क डन यहाँ पे बोलते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा कि एक्चुअली में वर्क डन क्या होता है, और वर्क का ये सिंपल सा अगर हम लोग डेफिनेशन बात करें तो वर्क का सिंपल सा डेफिनेशन क्या होता है। ओके, अगर यहाँ पे अगर हम लोग कुछ और अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो चाहे अगर आप देखो कि अगर हमें कोई कार्ट होता है, अगर हमें किसी बॉक्स को खींचना हो, ओके, अगर किसी बॉक्स को अगर हमें खींचना हो, ओके, यहाँ पे अगर व्यक्ति है इस चीज को अगर धक्का मार रहा है और ये मूव करने वाला है इस साइड, तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्ट है, ओके, तो इस ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग पुल करते हैं, पुश करते हैं, तो ये ऑफकोर्स थोड़ा सा यहाँ पे इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वर्क है वो हो रहा है। ओके, अगर सिंपली अगर हम लोग बात करें कि आपने देखा होगा कि अगर जो टोइंग वाली कार होती है, अगर ये हमारे पास कार है सिंपल सी, ओके, तो ये हमारे पास अगर कार है, अगर आपने देखा होगा कि टोइंग वाली कार क्या करती है कि जो दूसरी कार होती है उसको इसी तरीके से वो उठा के लेके चली जाती है, ओके, यहाँ पे, और यहाँ से वो उठा के इस तरीके से वो आगे 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 चले जाते हैं। ओके, लेकिन इसके अंदर आप देखो तो ये तो वर्क कर रहा है, ओके, लेकिन ये क्या है, ये पूरी तरह से बंद है। ओके, इसके अंदर कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है। ओके, तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन जो वर्क है वो नहीं हो रहा है। ओके, सिर्फ वर्क और डिस्प्लेसमेंट इसी के अंदर हो रहा है। ओके, तो ये आप ध्यान रखें। उसके बाद अगर यहाँ पे अगर बात करो कि आपने देखा होगा कि अगर एक क्लासरूम होता है, क्लासरूम के अंदर आपकी जो टीचर होती है यहाँ पे डेस्क पे बैठ के आपको पढ़ा रही होती है। ओके, तो ये डेस्क पे बैठ के आपको अगर ये पढ़ा रही होती है टीचर, यहाँ पे ये ब्लैक बोर्ड है, तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे जो टीचर है वो टीचर एक ही जगह पे बैठी है, यहाँ से वो कहीं पे भी मूव नहीं कर रही है। तो इसके अंदर जो वर्क होगा, वर्क कितना होगा आपका यहाँ पे 0 होने वाला है, और डिस्प्लेसमेंट आपका कितना होने वाला है, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कितना होने वाला है, 0 है। ओके, यानी इसने कोई भी जो काम है वो नहीं किया है, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 0 है, और वर्क डन भी यहाँ पे 0 है। ओके, अगर यहाँ पे अगर हम लोग वर्क डन को यहाँ पे अगर डिफाइन करते हैं, ओके, अगर वर्क डन को हम लोग सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम लोग किसी भी चीज के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करते हैं, ओके, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ, आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे अगर मैं इसको इरेज कर दूं, ओके, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि यहाँ पे सिंपली हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, वर्क, और जिसके अंदर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ओके, और ये हमारा सिंपल सा एक हमारा सरफेस है। ओके, अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ओके, तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसकी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ तक लेके जाता हूँ और मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ तक आता है, ओके, और यहाँ से ये ऑब्जेक्ट को मैं क्या करता हूँ, एक 90 डिग्री का एंगल बनाता हूँ, फॉर्म करता हूँ। ओके, तो इस तरीके से मेरा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका ये एंगल हो गया। ओके, यह हमारा F1 हो गया, पहला फोर्स हो गया। ओके, और यह हमारा जो टोटल नेट फोर्स है वो यहाँ पे अप्लाई हुआ है। ओके, और ये हम लोग इसको सिंपली बोल सकते हैं कि फोर्स यूज फॉर द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओके, फोर्स यूज फॉर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये आपको समझ गया होगा कि हम लोग जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। ओके, लेकिन आपको पता है कि वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स
मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये आपने देखा होगा। ओके, और ये हमारा क्या है, वर्क है, ये हमारा फोर्स है, और ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ओके, लेकिन अगर आप फिगर को देखते हो, यहाँ पे जो डायग्राम दिया है उसके अंदर आप देखते हो कि जो F1 है और ऑफ द F विच एक्ट एज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बाय द मींस ऑफ, यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे जो F1 फोर्स है, ओके, ये किसको डायरेक्शनल कर रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है, F को हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग सिंपली अगर बात करें कि जो हमारा कॉस थीटा आएगा, ओके, यानी कॉस थीटा हमारा ये वैल्यू आएगा, और आपको पता है कि कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा क्या है ये, ओके, यानी सिंगल साइड, तो ये हमारा क्या आएगा, बेस, ओके, वन साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये आपने सिंपल सा जो फॉर्मूला है वो आपने देखा है कि हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं। ओके, और यहाँ पे अगर हम लोग कॉस की बात करें तो कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, हमारा बेस का जो वैल्यू है वो कितना है, F1, और हमारा हाइपोटेनियस कितना है, हमारा F। ओके, तो यह हो गया। उसके बाद अगर हमें F1 की वैल्यू निकालनी है फोर्स की, तो F कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया हमारा F1 की वैल्यू। तो F1 की वैल्यू अगर यहाँ पे हमने निकाली है, ओके, और हमें यहाँ पे वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन बाय F1 इज, तो वर्क डन बाय F1 कितना होगा हमारा यहाँ पे, W इज इक्वल टू F कॉस थीटा S। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, वर्क डन बाय द F1। ओके, और यहाँ पे W इज इक्वल टू कितना होगा, F इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। ओके, तो ये जो वैल्यू है वो क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी, जो आपने वर्क किया है F1 के अंदर, F1 के अंदर जो आपका वर्क डन हुआ है वो कितना होगा, आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। ओके, जिसमें आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि 0 डिग्री पे कितना होगा, 90 डिग्री पे कितना होगा, और 180 पे कितना ये वैल्यू होगा। ओके, तो ये आपने समझ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि एक्चुअली में यूनिट क्या होता है वर्क का। ओके, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं आपको इसके ऊपर आते हैं, और बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं यूनिट को लेके। तो यूनिट बेसिकली वर्क का यूनिट क्या होता है, यहाँ पे अगर हम लोग वर्क का अगर डेफिनेशन बात करें तो वर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये आपने देखा अभी कि ये आपका सिंपल सा एक डेफिनेशन होता है वर्क का। ओके, अगर हम लोग एसआई यूनिट की बात करें तो जो फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। ओके, और यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट आपका मीटर में हो सकता है या फिर सेंटीमीटर में हो सकता है, ये आपके ऊपर है कि आप किसके अंदर मेजर कर रहे हो। ओके, आप चाहे तो इसको इसमें कर सकते हो, मीटर में कर सकते हो या सेंटीमीटर में कर सकते हो, और जो आपका वर्क डन होता है वो आपका किस में होता है, जूल के अंदर होता है। ओके, तो इसको हम लोग जूल के अंदर कैलकुलेट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हमारा 1 जूल हम लेते हैं, 1 जूल के अंदर हमारा कितना है, 1 न्यूटन हमारा फोर्स लगने वाला है, और 1 मीटर हमारा क्या है, डिस्टेंस हम लोग ट्रेवल करने वाले हैं। ओके, तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे हमने ये ऐसा यूनिट लिया है, ये हमने क्या लिया है, ऐसा यूनिट यानी स्टैंडर्ड यूनिट। अगर हम लोग यहाँ पे सीजीएस यूनिट में ले, ओके, सीजीएस सिस्टम में ले, तो यहाँ पे अगर हम लोग वर्क की बात करें तो वर्क हमारा क्या होता है, 1 अर्ज इज इक्वल टू, ये हमारा क्या होता है, फोर्स हमारा डाइन में होता है। ओके, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 1 सेंटीमीटर के अंदर। तो ये आप दोनों को याद रखें, क्योंकि आपको किसी के अंदर भी जो क्वेश्चन है आपको पूछ सकते हैं कि आप सिंपली आप बता दो कि जो उसका ऐसा यूनिट है वो ऐसा यूनिट क्या होगा, या फिर जो सीजीएस यूनिट है वो सीजीएस यूनिट यहाँ पे क्या होने वाला है। ओके, तो ये तो आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे अगर सिंपल सा अगर हम लोग इसको अगर रिलेशन बिटवीन अगर जूल और अर्ज में हमें बताना हो तो हम कैसे बता सकते हैं, वो भी मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूं। ओके, तो इतना आपने देखा। अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो सिंपल सा यहाँ पे अगर हम लोग दोनों के बीच में रिलेशन ले, ओके, तो दोनों के बीच में अगर हम लोग रिलेशन ये करते हैं, ओके, तो दोनों के बीच रिलेशन यानी हमारा सबसे पहले तो ये आ जाएगा जूल के अंदर, ओके, और दूसरा आ जाएगा हमारा अर्ज के अंदर। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है वो हम लोग डिफाइन करते हैं, और ऑलरेडी हमें पता है कि जो 1 न्यूटन की जो वैल्यू होती है वो 1 न्यूटन की जो वैल्यू होती है वो 10⁵ डाइन होती है। ओके, ये आपको पता है। और 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁵2 सेंटीमीटर। ओके, तो ये दोनों जो वैल्यू है ये आपको पहले से ही नोन है, इसके लिए आपको बताने की जरूरत नहीं है। और जो हमारा सिंपल सा वर्क डन का जो फॉर्मूला है, फोर्स इंटू क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ओके,
तो यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स के अंदर हमने क्या लिया था 1 जूल लिया था। ओके, और ये हमारा क्या था 1 न्यूटन था, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना था 1 मीटर था। ओके, और 1 न्यूटन कितना हो गया हमारा 10⁵ डाइन हो गया। ओके, और ये हमारा कितना हो जाएगा 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 जूल की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। ओके, तो ये वैल्यू हो जाएगी, और 1 जूल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 जूल की वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 10⁷ अर्ज। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा कि इन दोनों में अगर हम लोग को रिलेशन निकालना है तो इन दोनों में जो रिलेशन है वो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, और ये बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर कोई भी आपको जो ये है दिमाग है, साइंटिफिक दिमाग है या फिर कोई रॉकेट साइंस वाला दिमाग है, वो आपको नहीं लगाना है। बहुत सिंपल सा बेसिक है वर्क और एनर्जी का। ओके, और यहाँ पे अगर हम लोग और भी एनर्जी के और भी चीजें होती है उनको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि एक्चुअली में अगर आपको कहा जाए कि एक्चुअली में आपका पॉजिटिव वर्क क्या होता है। ओके, ठीक है, पॉजिटिव हो गया, या फिर आपका नेगेटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, और जीरो वर्क डन क्या होता है। ये तीनों जो यहाँ पे आपको टर्म दिए हैं वो तीनों टर्म का मतलब क्या होता है ये आपको समझना होगा। तो ये तीनों टर्म आपको पता है, बहुत इजी है। सिंपली अगर हम लोग समझे कि अगर हम पॉजिटिव वर्क डन की बात करें तो पॉजिटिव वर्क डन में क्या होता है कि अगर सपोज कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है। ओके, तो पॉजिटिव वर्क डन में क्या होता है, अगर सपोज यहाँ पे कोई अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ओके, या फिर अगर हम लोग सिंपली यहाँ पे अगर कार की बात कर ले। ओके, तो यह अगर हमारे पास गाड़ी है। ओके, तो इस गाड़ी को अगर हमें मूव करवाना है, या आप इस साइड से मूव करवाए या इस साइड से मूव करवाए, या हमें इस साइड से मूव करवाते हैं क्योंकि इसका जो फेस है वो इस साइड है, क्योंकि अगर हम इस साइड कर दिया तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये मूव करेगा आगे की तरफ तो इसके अंदर ऑफकोर्स इसके अंदर जो आपको एनर्जी है वो आपको थोड़ी एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ओके, और ये जो वर्क डन होता है इसको हम लोग पॉजिटिव वर्क डन बोलते हैं, जिसके अंदर आपका किसी भी तरीके का लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पे आपने एनर्जी प्रोवाइड किया है। ओके, लेकिन अगर आप देखते हो कि अगर यहाँ पे एक ट्रेन है, ठीक है, ये सिंपल सी आपकी ट्रेन है। ओके, बहुत सारे डिब्बों की, और ये आपका क्या है इंजन है, ये आपका सिंपल सा इंजन है। ओके, अगर आपने देखा होगा कि ट्रेन जब आगे मूव करती है। ओके, और जब यहाँ पे ये मूव कर रही है धीरे धीरे, अगर कोई स्टेशन आ जाता है। ओके, यहाँ पे अगर कोई स्टेशन आ जाता है तो स्टेशन से पहले वो 1 किलोमीटर या 700 मीटर पहले ही जो उसकी स्पीड है वो अचानक 100 से रिड्यूस होके वो 100 से रिड्यूस होके कितने पे आ जाती है 10 या फिर 20 पे आ जाती है। वो क्या होता है कि अचानक से जो उसके अंदर जो आपने ब्रेक अप्लाई किया है, और ब्रेक अप्लाई करने के कारण जो उसकी स्पीड है वो स्पीड एकदम 100 से लेके वो 10-20 तक आ जाती है। और इस चीज को आपने कभी ना कभी अनुभव किया होगा अगर आप ट्रैवलिंग करते होंगे, कि आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे जो ट्रेन की स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और अचानक से जो उसकी स्पीड है वो बहुत कम रिड्यूस हो जाती है। ओके, यानी वापस वो बहुत स्लो चलने लगती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो आपने एनर्जी उसको प्रोवाइड की होती है, जो आपने उसके अंदर वर्क डन किया होता है, वो अचानक से आप क्या करते हैं उसको नेगेटिव, उसको आप रिवर्स में खींचते हो। ओके, यानी आप अगर किसी चीज पे अगर आपने फोर्स अप्लाई किया है, आप उसको स्टडी तरीके से नहीं चल रहे हो, बल्कि उसके ऊपर आपने अपने तरीके से प्रेशर अप्लाई किया है, और उस फोर्स को आप क्या कर रहे हो, अपोज कर रहे हो, और उस चीज को आप क्या कर रहे हो, रोक रहे हो। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, सिंपली उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव। ओके, तो नेगेटिव वर्क इसको हम लोग बोलेंगे। और सिंपली अगर जीरो वर्क की बात करें तो यहाँ पे आप सिंपली एक टीवी वॉचिंग का आप ले सकते हो, कि अगर आपने देखा होगा कि अगर आप कोई भी टीवी देख रहे हो। ओके, यहाँ पे बैठ के, तो अगर आप टीवी देख रहे हो कि कहीं पे भी बैठ के, तो सिंपली आपका क्या होता है कि आप उसके अंदर एक ही जगह पे स्टडी हो, उसके अंदर आप कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे हो। ओके, इसके अंदर नो डिस्प्लेसमेंट, ओके, नो एनर्जी, ठीक है, नो वर्क, तो इस तरीके से कुछ भी इसके अंदर नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो वर्क बोलते हैं, जिसके अंदर आपने किसी भी तरीके का जो एनर्जी है वो नहीं लगाया है, किसी तरीके से कोई भी आपने इसके अंदर नहीं किया है। ओके, तो और अलग अलग एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो पुशिंग स्टैल व्हीकल। ओके, तो स्टैल व्हीकल को, यानी अगर वो कीचड़ में अगर कोई जो व्हीकल है अगर यहाँ पे फंस जाता है, और इस चीज को अगर आप धक्का लगाते हो, ठीक है,
यहाँ पे अगर आपने इस चीज को धक्का लगाया है, तो इस चीज को अगर आप धक्का लगाते हो तो सिंपली क्या होता है कि आप जो एनर्जी है वो आप लगा रहे हो, और ऐसे एनर्जी को हम लोग पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं। ओके, कैचिंग द बॉल विच यू फ्रेंड हैज थ्रोन टुवर्ड्स यू, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे अगर कोई आ रही है चीज, अगर आपने उस चीज को अपोज कर दिया तो उस चीज को आपको नेगेटिव वर्क डन में चले जाएगा। ओके, ट्राइंग अ स्टोन टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड swing it round and round by the other end of the strings. Okay, walking up and down a staircase, climbing a tree, तो ये सारी चीजें क्या हो गई आपका, आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप पॉजिटिव फोर्स लगा रहे हो, क्योंकि आपका जो फोर्स है वो आप स्टार्टिंग में क्या होता है, जीरो होता है। अगर आप क्लाइंबिंग करते हो, अगर आप ट्री चढ़ते हो, तो आप ऑफकोर्स क्या कर रहे हो, फोर्स के अपोजिट जा रहे हो, यानी आपका जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन के अगर आप अपोजिट जाते हो तो आपको ऑफकोर्स सम काइंड ऑफ एनर्जी है, फोर्स है, वो आपको अप्लाई करना पड़ता है खुद के ऊपर। ओके, उसके बाद स्टॉपिंग अ कार बाय मूवी अप्लाइंग अ ब्रेक, जैसा हमने ट्रेन का एग्जांपल दिया था, वो ट्रेन का एग्जांपल सेम आप यहाँ पे जो कार का एग्जांपल है वो उसके साथ कंपेयर कर सकते हो कि अगर आप किसी भी चलती हुई कार या ट्रेन के अंदर अगर आप अचानक से ब्रेक लगाते हो तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, 100 से वो अचानक से रिड्यूस हो जाती है। ओके, और वो 10-20 पे आ जाती है। तो ऐसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव वर्क डन बोलते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम लोग नए चीजों के अंदर बढ़े, ओके, तो यहाँ पे हम कुछ जो एग्जाम्पल है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कुछ क्वेश्चन दिए हैं उनको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ताकि आपको जो हमने सिंपल सा पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क या ये सारी चीजें पढ़ी, सिंपल सा वर्क क्या होता है उसका डेफिनेशन पढ़ा, उसके बाद हमने किस तरीके से आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो वो सारी चीजें पढ़ी। ओके, किस तरीके से अगर आपको एंगल दिया हो तो एंगल से आप किस तरीके से वर्क डन फाइंड कर सकते हो, वो सारी चीजें यहाँ पे हमने पढ़ी है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आप इतना जो पार्ट है वो आपको अच्छे से समझता है या नहीं समझता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे वर्क से रिलेटेड यहाँ पे दो हमें जो क्वेश्चन है वो दो क्वेश्चन यहाँ पे हमें पूछे थे। तो सिंपली अगर यहाँ पे हमें बात की गई है पहले क्वेश्चन के अंदर कि कैलकुलेट द वर्क डन टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मास 20 किलोग्राम टू द हाइट ऑफ 10 मीटर एंड द ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग मास की बात करें, अगर हमें क्या क्या गिवन है, यहाँ पे 20 kg दिया है। ओके, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमें कितना दिया है, 110 मीटर। ओके, और ग्रेविटी यहाँ पे हमें दी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सारी चीजें आपने देखी है, और हमारे पास जो फोर्स का सिंपल सा फॉर्मूला है कि मास इनटू ग्रेविटी। ओके, और फोर्स हमारा क्या है, फोर्स हमारा है वर्क इज, अगर फोर्स हम बात करें तो फोर्स यहाँ पे हमारा क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास हमारा कितना है 20। ओके, और 20 इंटू ये हमारा ये कितना हो गया, हमारा ग्रेविटी कितना हो गया यहाँ पे 9.8। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट कितना है 20 ग्राम। ओके, और हाइट कितना है यहाँ पे 10 मीटर। तो जो आपकी जो ग्रेविटी होगी, ग्रेविटी क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी, तो यहाँ पे आपकी जो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव 9.8 हो जाएगी। ओके, तो ये आपको समझना होगा कि नेगेटिव किस तरीके से है। ओके, बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ओके, इसके लिए यहाँ पे जो आपका ये है ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो आपकी ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट है फोर्स के। ओके, तो उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग फोर्स देखें तो F कितना आ जाएगा, F की वैल्यू आ जाएगी 196 न्यूटन। ओके, और अगर यहाँ पे वर्क डन की बात करें तो वर्क डन आपका कितना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, और आपका फोर्स कितना है 196 इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है यहाँ पे 10। ओके, तो वर्क डन आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे -1960 न्यूटन। ओके, तो यहाँ पे आपका जो वर्क डन यहाँ पे आने वाला है वो कितना आ जाएगा, -1960 न्यूटन। ओके, और यहाँ पे अगर हम लोग नेगेटिव साइन की बात करें तो नेगेटिव साइन बिकॉज ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो दैट वी वर्क डन इज नेगेटिव। तो वर्क डन यहाँ पे क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जो आपने किया। लेकिन यहाँ पे अगर आप सेकंड वाला क्वेश्चन देखें तो सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, लेकिन टफ नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी यहाँ पे दी गई है, कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू है वो 60 है, और कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2 होती है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग गिवन लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू आपका 60 डिग्री। ओके, आपका फोर्स कितना है, 100 न्यूटन है।
देन उसके बाद यहाँ पे आपने वर्क डन कितना किया है, यहाँ पे 400 जूल। ओके, और आपको क्या पूछा है इसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट पूछा है कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ओके, तो ऑलरेडी हमारे पास वर्क का जो फॉर्मूला है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, ये अभी ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन से निकाला है, वर्क डन का एक्सप्रेशन से। ओके, तो वर्क यहाँ पे अगर आप बात करो तो वर्क आपका कितना है 400। ओके, फोर्स आपका कितना है, फोर्स आपका है यहाँ पे 100। ओके, डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो रहा है, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आपको फाइंड करना है। ओके, कॉस थीटा आपका कॉस 60 कितना है आपका 1/2। ओके, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आपका डिवाइड कर देते हैं, 400 डिवाइड बाय 100। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1/2 इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और ये कितना आ जाएगा 8 इज इक्वल टू एस, ये आपका क्या हो जाएगा एस, और ये आपका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, मीटर में आएगा। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सा आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे आपको निकालनी थी। तो ऑब्जेक्ट विल बी डिस्प्लेस थ्रू द 8 मीटर। ओके, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 8 मीटर आने वाली है। ओके, तो यहाँ पे वर्क से रिलेटेड जितने सारे जो टर्म जो यहाँ पे टॉपिक दिए थे और जो भी यहाँ पे आपको पूछा था वो सारी चीजें यहाँ पे हमने कवर की है। ओके, अभी अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोग बढ़ेंगे एनर्जी की तरफ। तो हमारा जो अभी मेन फोकस है वो हमारा मेन फोकस होगा एनर्जी। ओके, तो ऑलरेडी हमने वर्क डन यहाँ पे कवर कर लिया और अब यहाँ पे हम लोग एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे। और एनर्जी क्या होता है एक्चुअली में यहाँ पे हम लोग देखेंगे, उसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके जितने भी एनर्जी से रिलेटेड, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, या एनर्जी क्या होता है, एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, ओके, सीजीएस यूनिट क्या होती है, वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि एनर्जी का सिंपल सा अगर हम लोग बात करें कि अगर किसी भी चीज को, अगर किसी भी वर्क को करने के लिए जिस चीज की हमें जरूरत होती है वो चीज होती है एनर्जी। जब तक आप किसी भी वर्क के लिए अगर आप एनर्जी प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक वो वर्क आपका कंप्लीट नहीं हो सकता, आप उस वर्क को नहीं कर सकते। ओके, चाहे अगर हम लोग एग्जांपल के थ्रू अगर समझे कि एनर्जी क्या होता है कि इफ अ पॉट हैविंग अ प्लांट इज केप्ट इन द डार्क द प्लांट लैंग्वेज। ओके, अगर आप देखते हो कि अगर आप किसी भी प्लांट को अगर आप घर के अंदर रखो और एक प्लांट को अगर बाहर की तरफ रखो तो जो बाहर वाला प्लांट होता है वो बाहर वाला प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है, और घर में जो प्लांट होता है वो उसकी जो ग्रोइंग होने की जो ग्रो है वो बहुत धीरे धीरे होता है, या फिर उसके जो लीव्स होते हैं वो बहुत जल्दी येलो हो जाते हैं और वो जो प्लांट है वो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करता है। तो उसका जो मेन रीजन होता है कि उसको एज अ एनर्जी सोर्स उसको जो सनलाइट मिलनी चाहिए वो सनलाइट उसको नहीं मिल रही है घर वाले प्लांट को, और जो बाहर प्लांट है उसको प्रॉपर धूप मिल रहा है, प्रॉपर उसको एनवायरमेंट है, प्रॉपर सारी चीजें उसको बाहर मिल रही है, तो इसकी वजह से वो जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ओके, ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ म्यूजिक सिस्टम और द टीवी बियॉन्ड अ लिमिट द वेसल इन द हाउस स्टार्ट वाइब्रेटिंग। तो अगर आपने देखा होगा कि अगर आप किसी भी चीज की अगर वॉल्यूम को अगर आप इंक्रीज करते हो तो आपके घर में देखा होगा कि जो वाइब्रेशनल वेव है वो क्रिएट होने लगती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर ये भी एक एनर्जी का काम करती है। और आपने देखा होगा कि अगर आप कहीं पार्टी में जाओ, किसी क्लब में जाओ, या फिर अगर आप किसी फेस्टिवल में जाओ तो वहां पे अगर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग डीजे बजाते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप डीजे बजते हुए देखते होंगे तो वहां पे आपको जो वाइब्रेशन है वो आपको फील होता होगा, वहां पे आपको कानों के अंदर वाइब्रेशन फील होता होगा, आपके पैरों में वो वाइब्रेशन महसूस होता होगा। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती होगी। ओके, और अगर सिंपल सा एग्जांपल अगर हम लोग ले लें तो आपने देखा होगा कि अगर आपने रोड रोलर देखा होगा जिससे हम लोग मिट्टी को समतल करते हैं, मिट्टी को प्लेन करते हैं। ओके, तो अगर आपने देखा होगा कि जो प्रेशर वाले यहाँ पे अगर प्रेशर वाले अगर आपने देखे होंगे रोड रोलर को, तो वो अपने प्रेशर के थ्रू क्या करते हैं, वहां पे जो जमीन है उसको प्लेन करते हैं। ओके, तो वहां पे भी आपको वाइब्रेशन फील होता है और ये भी एनर्जी के थ्रू ही वो सारी चीजें होती है। ओके, थर्ड यहाँ पे एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि कलेक्टिंग सनलाइट ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस बर्न द पेपर, द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड द इट्स एनर्जी। ओके, उसके बाद द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू परफॉर्म वर्क, तो सिंपल से यहाँ पे अगर डेफिनेशन की बात करें वर्क की, ओके, या फिर एनर्जी की, तो एनर्जी का यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो सकता है, सॉरी, तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि एनर्जी की,
तो एनर्जी का यहाँ पे अगर सिंपल सा अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन की बात करें तो ये डेफिनेशन क्या हो सकता है कि तो यहाँ पे सिंपल सा जो डेफिनेशन हो सकता है कि द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू परफॉर्म द वर्क इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। ओके, तो कोई भी अगर काम करने के लिए अगर हमें ये लग रहा है, किसी भी काम को करने के लिए अगर वर्क लग रहा है, कैपेसिटी को काम करने के लिए अगर वर्क करने के लिए अगर हमें किसी तरह की कैपेसिटी लग रही है तो उस चीज को हम लोग एनर्जी बोलते हैं। ओके, अगर हम लोग एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट होती है यहाँ पे जूल। ओके, और अगर हम लोग सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट होता है अर्ज। ओके, तो यहाँ पे दोनों यूनिट यहाँ पे हमने बात की। और अगर यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे वर्क डन की अगर हम लोग बात करें, वर्क की बात करें, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि दो टाइप के यहाँ पे आपको एनर्जी देखने के लिए मिलता है। सिंपल सा एनर्जी होती है कि एनर्जी कैसे बनती है, एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ओके, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिलके ही आपकी जो एनर्जी है वो बनती है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी सिंपली यानी सिंपल सा अगर आपने देखा होगा कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो वर्क डन होता है ऑब्जेक्ट के अंदर और साथ में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी भी सेम उसी तरह से होता है कि अगर आपने देखा होगा कि अगर आप किसी भी चीज को अगर आपने यहाँ पे अगर मास इनटू ग्रेविटी और अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर किसी भी हाइट से और उसकी ग्रेविटी के नीचे छोड़ा तो उसके अंदर जो एनर्जी लगने वाली है उसी को हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी को सबसे समझने का सबसे एक सिंपल सा तरीका है कि अगर आपने डैम को देखा होगा कि डैम का अगर डैम यहाँ पे अगर ये है पानी है यहाँ पे, अगर आपने देखा होगा कि डैम इस तरीके से होता है। ओके, यहाँ पे बहुत से लोगों को लगता है कि डैम को इस तरीके से बनाया जाता है सिंपली यहाँ पे खड़ा, लेकिन जो डैम होता है डैम इस तरीके से बनता है। ओके, कि नीचे का जो बेस होता है उसका नीचे का बेस वो धीरे धीरे क्या होता है, मोटा होते जाता है। तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इस पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल करके बहुत से जगहों पे क्या होता है, एनर्जी बनाई जाती है। ओके, तो ये आप दोनों जो चीजें वो आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेशन देखेंगे कि किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी काम करती है। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे रफ कर लेता हूं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर बहुत सारी चीजें होती है कि अगर आपने देखा होगा कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, ओके, तो क्रिकेट के अंदर आपने देखा होगा कि अगर कोई प्लेयर है, अगर फास्ट क्रिकेट बॉल स्ट्राइक द स्टंप, अगर क्रिकेट बॉल को अगर हम लोग फेंकते हैं, अगर वो स्टंप को अगर स्ट्राइक करता है, ओके, अगर स्टंप को स्ट्राइक करता है तो क्या होता है कि स्टंप क्या हो जाता है, गिर जाता है या फिर वहां से टूट जाता है या फिर बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर सेकंड यहाँ पे एक और एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि स्ट्राइकर हिट्स द कॉइन ऑन द कैरम बोर्ड, तो यहाँ पे अगर कैरम बोर्ड की बात करें तो कैरम बोर्ड में भी अगर आपने देखा होगा कि कैरम बोर्ड जब हम प्ले करते हैं तो उसके अंदर भी हम लोग सिंपली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। ये सिंपल से जो कॉइन होता है, इस कॉइन को हम लोग इसको या फिर इसको यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टारगेट करते हैं और उसके बाद अपनी उंगलियों की मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसको मारते हैं और इसी चीज को यानी हमारी जो पूरी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी जिसको हमने स्टोर करके रखा होता है वो अचानक से हम लोग उसको रिलीज करते हैं और अचानक से रिलीज होने के बाद जो भी चीज है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, वो पूरी एनर्जी को लगा देते हैं और उस एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग बाकी सब चीजों के लिए करते हैं। ओके, ऑन द मार्बल स्ट्राइक अनदर इन द गेम ऑफ मार्बल, तो आपने देखे होंगे अगर आपने कंचे खेले होंगे
तो कंचे खेलते टाइम भी क्या होता है कि यहाँ पे जो कंचे होते हैं उस कंचे को हम लोग एक क्या करते हैं दूसरे कंचे पे यहाँ पे फेंकते हैं। ओके, और यहाँ से क्या होता है कि ये इस तरीके से मूव कर लेता है कहीं पे भी। ओके, तो इसमें भी क्या होता है कि सम काइंड ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी है वो लगती है। ओके, क्योंकि अचानक से वो क्या होता है मूव हो जाता है। ओके, तो ये आपने समझा होगा। अगर हम लोग इसके एक्सप्रेशन की बात करें, क्योंकि बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी सिंपली यहाँ पे वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। तो इसको सबसे पहले समझना होगा कि वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये जो पहले भी ये जितना ये सेंटेंस आपको दिख रहा है वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, ये ऑलरेडी आपने किया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, यानी आपका क्या हो रहा है, आपको इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ओके, और साथ में यहाँ पे आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, तो ये आपने देखा होगा, सिंपल सा ये फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर हम लोग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को बात करें तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है। ओके, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका होता है वर्क डन। ओके, तो ये आपने देखा था पिछले, आपने वर्क का फॉर्मूला अगर आपने चेक किया था उसके अंदर आपने डिराइव किया था कि सिंपल सा अगर वर्क हम लोग बात करें तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे अगर बात करें कि इसके अंदर जो आपका फोर्स है वो फोर्स आपका क्या है, मास इंटू एक्सलरेशन। ओके, यानी एनर्जी के अंदर अगर आप काइनेटिक एनर्जी की बात करो तो इसके अंदर आपको सम काइंड ऑफ जो न्यूटन सेकंड इक्वेशन है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि आपका जो फोर्स हो जाएगा, फोर्स कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सलरेशन, और ये आपका क्या है, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है। ओके, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो हम लोग ने इस्तेमाल किया है यहाँ पे। ओके, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप इस बात को ध्यान रखें। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फोर्स दिया है, इस फोर्स को अगर आप देखते हो तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यूटी, यानी आपका यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी प्लस टेम्परेचर टाइम इज इक्वल टू हाफ ऑफ एटी। ओके, यानी यहाँ एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर। तो ये आपका क्या है, सिंपली यहाँ पे जो न्यूटन का सेकेंड इक्वेशन है एट जो आपका यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपकी कितनी है, जीरो है। ओके, सिंपल सी इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, यानी ये जीरो हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हाफ और ए की वैल्यू, ए और टी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हाफ इंटू एटी स्क्वायर। ओके, हाफ इंटू एटी स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है कि वर्क यहाँ पे क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू आपका क्या है, हाफ इंटू मास इंटू एक्सलरेशन। तो यहाँ पे अगर आपने देखा होगा वर्क का यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया है, तो इसको मैं 1 नंबर दे देता हूँ और इसको यहाँ पे अगर मैं 2 नंबर दे दूं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वर्क डन देखते हो तो यहाँ पे वर्क डन यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका हाफ इंटू ए मास इंटू एटी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 नंबर का इक्वेशन हो जाएगा। ओके, लेकिन यहां पे अगर हम लोग बात करें तो न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है वो हम देखते हैं। ओके, तो यहां पे अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन, ओके, तो न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो न्यूटन का जो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सलरेशन इनटू टाइम। ओके, तो यहाँ पे अगर फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे बात करें तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी यहाँ पे कितनी दी है, 0 दी है, यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 दी है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0 प्लस 80। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखो कि v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 80 हो जाएगा। ओके, और v स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 80 का होल स्क्वायर। तो ये आपने देखा है v स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का होल स्क्वायर। तो ये आपका अगर 4 नंबर दे दिए तो यहाँ पे आपका जो वर्क डन आएगा, वर्क डन कितना आ जाएगा, हाफ इंटू एम वी का स्क्वायर। और ये इक्वेशन 3 और 4 से आपने किया है। 3 नंबर में अगर आप देखते हो
तो वर्क डन कितना है हाफ इंटू एम एटी स्क्वायर, और 80 स्क्वायर कितना है आपका वी स्क्वायर है, तो यहाँ पे सिंपली आपने हाफ एम रखा है और 80 स्क्वायर की जगह आपने वी स्क्वायर कर दिया है। ओके, तो इसी चीज को यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगा W। ओके, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे हो जाएगी हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा आपका काइनेटिक एनर्जी का सिंपल सा यहाँ पे डेरिवेशन था। ओके, और इसकी एक्सप्रेशन था, इसकी मदद से आप ये दोनों जो चीजें हैं वो आप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हम लोग अभी नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी की एक्चुअली में आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ओके, तो यहां तक अभी हमने देखा कि एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से काम कर रही थी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का आपका जो सिंपल सा फॉर्मूला था क्या था आपका हाफ इंटू एम बी स्क्वायर। ओके, तो इस चीज को हम लोग एक साइड में लिख लेते हैं। ओके, और इस चीज को हम लोग यहाँ पे साइड में लिख लिए। अभी यहाँ पे अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी में हमने सिंपल से एक आपको एग्जांपल दिया था, वो एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो डेफिनेशन दी है उस डेफिनेशन को यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं कि द एनर्जी स्टोर इन द ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट्स और पोजीशन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। और सिंपल सा हमने एग्जांपल दिया था आपको डैम का। ओके, तो डैम आपने देखा होगा कि डैम के अंदर ये आपका रिवर होता है। ओके, ये आपके रिवर के ऊपर जो आपका डैम बना होता है, आपने देखा होगा कि जो डैम होता है वो इस तरीके से होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि डैम की जो चौड़ाई होती है वो इतनी होती है, लेकिन वो धीरे 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 इस तरीके से होता है। तभी क्या करता है कि जो नीचे उसकी जो एनर्जी है उस एनर्जी को वो क्या करता है, रोक के रखता है। वरना अगर सेम अगर उसकी चारों तरफ उसकी जो ब्रेथ है, अगर उसका लेंथ है, अगर वो सेम रहेगा तो वो डैम क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ओके, तो ये एक डैम बनाने का जो तरीका होता है ये आपने देखा होगा और ये आप यहाँ पे सुन रहे हैं। ओके, और इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यहाँ से रिलीज करते हैं, और यहाँ से हम लोग जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि किसी भी पोटेंशियल एनर्जी से हम लोग एनर्जी को किस तरीके से कंट्रोल मतलब क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अगर हम लोग सिंपल सा इसका अगर हम लोग एक्सप्रेशन को देखें कि इसका एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, किस तरीके से हम लोग जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन में आपको पता है कि इसके अंदर अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास कैरी करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास हम लोग लेते हैं, ओके, और उसकी हाइट लेते हैं, ठीक है, मास और हाइट लेते हैं, और किसके लेते हैं, अर्थ सरफेस के ऊपर, और इसके अंदर अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं इक्वल टू mg, मास इंटू ग्रेविटी, तो ये आपने देखिए मास इंटू ग्रेविटी आपका फोर्स हो गया, ये आपका मास हो गया, ये आपकी हाइट हो गई। ओके, और ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स के है। तो यहाँ पे अगर वर्क का, यहाँ पे अगर सिंपल सा अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो वर्क आपका क्या है, यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, और वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे फोर्स क्या होता है आपका mg। ओके, और mg इंटू आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पे हाइट है, क्योंकि यहाँ पे हाइट से हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि इस तरीके से होता है। ओके, तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे mgh। ओके, तो mgh आ गया आपका, और इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है इसके अंदर, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, और ये आपका आ जाएगा mgh। ओके, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा कि एक्चुअली में हमने यहाँ पे दोनों चीजें देखी, चाहे वो आपका यहाँ पे हमने इरेज कर देता हूँ आपको अच्छे से, चाहे वो आपका यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी हो, ओके, या चाहे आपकी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो। ओके,
दोनों चीजें यहाँ पे देखिए, काइनेटिक एनर्जी, आपका काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला था हाफ mv², ओके, ये आपका कैसे है ये आपको पता है, ओके। यहाँ पे अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये आपका कितना है mgh, ओके। h क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट के थ्रू जो हम लोग एनर्जी स्टोर करते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें काइनेटिक एनर्जी के अंदर, तो सपोज कि अगर हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट का एक मास है 250 ग्राम, ओके, तो यहाँ पे 250 ग्राम का हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और उसका यहाँ पे अगर हम लोग हाइट की बात करें, अगर यहाँ पे 250 ग्राम इज फॉलिंग फ्रॉम द हाइट, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी डज इट हैव द मोमेंटम विच वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी है मास की वो यहाँ पे दी गई है, तो ये कितना हो जाएगा 0.25 kg हो जाएगा मास, ओके, और उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो ये आपका मास है, आपने यहाँ पे केजी में लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे अगर हमें क्या बोला है कि यहाँ पे आपको जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो आपको फाइंड करनी है, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ क्या हो जाएगा mv², ओके, और इज इक्वल टू हाफ क्या हो जाएगा m, यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.25, ओके, 0.25 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल, तो ये कितना हो जाएगा हाफ इंटू 0.25 मल्टीप्लाई बाय 4, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0.5 जूल, ओके। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है यहाँ पे 0.5 जूल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की जो यहाँ पे एनर्जी का जो यूनिट होता है वो कितना होता है, जूल होता है, ओके। तो ये आपने समझा। अगर सेकेंड एग्जाम्पल अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी 500 kg वाटर इज स्टोर इन द ओवरहेड टैंक ऑफ द 100 मीटर हाइट बिल्डिंग, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द वाटर, ओके। तो अगर हमारे पास 500 लीटर का एक टैंक है, ओके, जिसके अंदर हाइट दी है 10 मीटर, ओके, और उसके अंदर आपका जो मास दिया है 500 किलोग्राम, ओके, और ग्रेविटी ऑफकोर्स आपको ग्रेविटी इसके अंदर फोर्स करनी पड़ेगी, वो कितनी होती है आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है mgh, ओके। तो मास आपका कितना है यहाँ पे 500, आपका ग्रेविटी कितना है यहाँ पे 9.8, और हाइट कितनी है आपके 10, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 49,000 जूल, ओके। तो ये आपका क्या आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बहुत ही सिंपल से दो क्वेश्चन यहाँ पे दिए थे आपको टेक्स्ट बुक के अंदर। दोनों क्वेश्चन यहाँ पे आपको अच्छे से समझ गया होगा कि एक्चुअली में आपको बस दोनों जो फॉर्मूले हैं वो याद रख रहे हैं, ओके। और वर्क में आपका जो फॉर्मूले है वो आपको बहुत इजी है, और एनर्जी के अंदर यहाँ पे दो ही फॉर्मूले हैं, चाहे आप काइनेटिक एनर्जी की बात करें या फिर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ओके। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे आपने देखी है, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, और देन उसके बाद हमारा एक जो लास्ट टॉपिक बचेगा वो है फ्री फॉल, ओके। तो या उसको हम लोग कवर करने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर अभी चेक करोगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एक्चुअली में क्या होता है, ओके। तो ये यहाँ पे एक नया टॉपिक है वर्क एट एनर्जी का, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। यानी एक एनर्जी का हम लोग अलग अलग किस तरीके से अलग अलग जो एनर्जी सोर्स है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो मैकेनिकल एनर्जी हो गया, हीट एनर्जी हो गया, साउंड एनर्जी हो गया, केमिकल एनर्जी हो गया, लाइट एनर्जी हो गया, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये एक दूसरे के साथ किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हैं वो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे अगर आप चेक करो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अगर वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ओके। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अगर वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ओके, और ये सेम अगर हीट एनर्जी से अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये सब चीजें होती है हीटर के थ्रू, ओके। तो ये होता है हीटर के थ्रू, और इस चीज को हम लोग बोलते हैं थर्मोकपल, ओके। जिसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ओके। और जो हीट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो रहा है, ओके। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे थर्मोकपल, ओके। लेकिन अगर यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर हमें कन्वर्ट करना है साउंड एनर्जी में, तो ये किस तरीके से होता है वो यहाँ पे अगर देख ले, अगर सेम साउंड एनर्जी को अगर हमें कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो ये दोनों चीजें होती है लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर अगर आपने देखा होगा, ओके,
तो इस चीज को हमें बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि लाउड स्पीकर आपने देखा है या नहीं देखा है। ओके, और चाहे लाउड स्पीकर ले लो या आपका जो माइक्रोफोन है उसका एग्जांपल आप ले सकते हो। ओके, तो इस चीज में आप देखे होंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो क्या होती है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसमें, केमिकल एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्ट होती है। ओके, तो ये केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो सेल थ्रू होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो सेल होते हैं, चाहे वो आपका प्राइमरी हो गया, ओके, प्राइमरी सेल हो गए, या फिर आपका यहाँ पे सेकेंडरी सेल हो गया, वो दोनों चीजें आपने देखी होगी कि किस तरीके से वो होती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अगर हम लोग सोलार में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे वो भी देखा होगा आपने कि वो होता है इलेक्ट्रिकल लैंप के थ्रू। ओके, इलेक्ट्रिकल लैंप, ओके, इलेक्ट्रिक लैंप के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम लोग लाइट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करते हैं। ओके, उसके बाद अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपका जो मैकेनिकल एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, वो आपका कैसे कन्वर्ट होता है, वो आपका कन्वर्ट होता है जनरेटर के थ्रू। ओके, तो जनरेटर भी आपने देखा होगा जो आपके घरों में इस्तेमाल किया जाता है फॉर अगर इमरजेंसी लाइट अगर कभी चली जाती है तो उस समय में आपने देखा होगा कि जो घर में जो आपके घर में ये होती है जनरेटर होती है। ओके, उसका इस्तेमाल किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू। ओके, तो मैकेनिकल यानी मशीन से, हीटर यानी हीट एनर्जी, अगर लाउड स्पीकर की बात करें तो यहाँ पे साउंड एनर्जी, अगर सेकेंडरी और प्राइमरी बात करें तो वो सेल्स के थ्रू होता है केमिकल एनर्जी। ओके, और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिकल लैंप की बात करें तो इसकी वजह से आपका जो लाइट एनर्जी है वो आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा कि एक्चुअली में कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या है। ओके, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी किस तरीके से हम लोग जो एनर्जी है उसको कंजर्व करके रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इससे पहले हमने देखा था कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है, तो ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी में किस तरीके से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी में, फिर मैकेनिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी में, केमिकल एनर्जी एंड साउंड एनर्जी में। तो ये किस तरीके से होता है, उसके लिए क्या सोर्स रिक्वायर होता है, उसके लिए कौन सी चीजें रिक्वायर होती है, वो सारी चीजें हमने देखी जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी था उसके अंदर। अभी जो हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो आप सभी को पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये हम टॉपिक जो पढ़ते हैं उसमें हम सभी को ये पता होना चाहिए कि अगर ये टॉपिक अगर हम लोग रीड करते हैं तो इसमें जो 2-3 बातें हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, ये आपको हमेशा याद रखनी है और इसको कभी भूलना नहीं है। ओके, भले ही आप अगर आ जाओगे हायर क्लासेस में तो आपको इसके अपोजिट बहुत सारे जो स्टेटमेंट है वो देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन अप टू बीएससी या फिर बैचलर या फिर आप कहो तो अगर हायर एजुकेशन में आप जाते हो तो वहां तक आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन की जो डेफिनेशन है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, वो सारी चीजें आपको सेम देखने के लिए मिलने वाली है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि पहला पॉइंट क्या आ जाएगा कि जो एनर्जी है, एनर्जी यहाँ पे कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी neither be created nor be destroy। ओके, तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखें। अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़े तो सेकेंड पॉइंट है कि इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ओके, तो ये क्या होता है, कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ओके, तो ये आप ध्यान रखें कि हम लोग जो एनर्जी है उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, लेकिन हम उसको ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, और द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट, और जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये आप ध्यान रखें कि जितनी भी एनर्जी होती है उसको कांस्टेंट हम कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उस चीज को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और वो जो एनर्जी फॉर्म होता है वो एनर्जी फॉर्म क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसके लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट एनर्जी कहते हैं। ओके,
तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा कि एक्चुअली में एनर्जी है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उसको क्यों कहते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले ले। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाता हूं। अगर मैं यहाँ पे एक थ्रेड लेता हूं, ओके, ये मेरे पास क्या है, एक थ्रेड है, सिंपल सा थ्रेड है। ओके, और इस थ्रेड से मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक जो नट है वो यहाँ पे लटकाया है, और सेम यहाँ पे एक और यहाँ पे हमने नट लटकाया है, और ये दोनों किससे है, थ्रेड से। ओके, ये भी थ्रेड है और ये भी थ्रेड है। तो यहाँ पे आपको पता है कि अगर मैं इस चीज को इस साइड से, अगर इस साइड से छोड़ता हूं इस साइड, और ये सेम चीज को मैं इस साइड से और इस साइड से छोड़ता हूं, तो यहाँ पे आपको डबल ऑक्सीलेशन देखने के लिए मिलेगा, यानी कपल ऑक्सीलेशन। ओके, तो इसके अंदर भी क्या होगा कि जो एनर्जी है वो एनर्जी यहाँ पे आपको सेम एनर्जी यहाँ पे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए दिखेगी। यहाँ पे पहले स्टडी है, ओके, यानी जीरो एनर्जी है। जैसे मैं इसको यहाँ पे स्विंग करता हूं तो ये जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर आपको कोई भी जो एनर्जी है उसमें आपको कोई भी डिस्ट्रॉय में नहीं दिखेगा। वो किसी भी चीज ना उसको हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही उसको हम लोग क्या कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ओके, हमने एनर्जी प्रोवाइड की और वो एनर्जी खत्म हो गई। ओके, लेकिन ना ही हम उसको क्रिएट कर रहे हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वो अपने आप ही क्रिएट होगी और अपने आप ही क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो यहाँ पे आप सिंपली इसको समझ सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपने ये जो पूरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला ये है कॉन्सेप्ट है, वो आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि एक्चुअली में कि किस तरीके से होता है। अगर हम लोग स्पीड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ पेंडुलम को अगर हम लोग स्लो कर दे, ओके, सपोज इस जो इसकी स्पीड है अगर उसको हम लोग क्या करते हैं, स्लो कर देते हैं। ओके, तो अगर स्लो कर देते हैं तो जो सेकंड पेंडुलम है वो इनिशियली स्टेशनरी फेज में होगा। ओके, और वो पहले से क्या हो रहा है कि वो स्विंग हो रहा है। ओके, तो वो क्या करेगा, जो पेंडुलम है वो ट्रांसफर कर देगा जो अपनी एनर्जी है वो दूसरे पेंडुलम में। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी क्रिएटेड फ्रॉम एनर्जी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, लेकिन हमने इसके अंदर ना ही कोई चेंजेस किए हैं, ना ही कोई चीज हमने अप्लाई की। हमने क्या किया है, सिर्फ फोर्स अप्लाई किया है। हमने एनर्जी को एज इट इज रखा है। अगर हमने इसका कम किया तो इसका जो ऑक्सीलेशन है वो बढ़ जाएगा, अगर हमने इसका कम किया तो इसका जो ऑक्सीलेशन है वो बढ़ जाएगा। ओके, तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा। ओके, तो यहाँ पे अभी हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक है फ्री फॉल। ओके, तो फ्री फॉल का सिंपल मतलब होता है कि अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी पर्टिकुलर हाइट से अगर हम लोग ड्रॉप करते हैं तो ऑफकोर्स ये ऑब्जेक्ट है वो पहले आपको पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी के अंदर आपको इसके अंदर एनर्जी स्टोर होते हुए दिखेगी, और अगर हम लोग इसको ड्रॉप करेंगे तो इसकी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, और इसके अंदर जो लॉस ऑफ एनर्जी होने वाली है, ओके, तो लॉस ऑफ एनर्जी यहाँ पे आपको दिखने के लिए मिलेगी। और फ्री फॉल का मतलब यही होता है कि इसके अंदर जो डिस्टेंस है या फिर जो एनर्जी है वो इसके अंदर मेजर नहीं होती है। ओके, यहाँ पे सिंपली हम लोग हाइट को एक मेन फैक्टर की तरह देखते हैं, जिसमें हम लोग किसी भी मास को अगर हम लोग फ्रीली अगर किसी हाइट से अगर हम लोग गिराते हैं, ओके, और अगर ये अलग अलग हाइट से हो, डिफरेंट हाइट से हो, ओके, तो इसके अंदर अगर आप चेक करो तो यहाँ पे मैंने एक पूरा जो कंप्लीट यहाँ पे आपको एक फिगर है वो यहाँ पे ड्रॉ किया है, और इस फिगर के थ्रू ही हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे और अलग अलग हाइट के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसके हाइट के हिसाब से जो इसकी फ्री फॉल की वैल्यू है वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूं और हम लोग अलग अलग हाइट के हिसाब से क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू है वो निकालेंगे। हम लोग ऑब्जेक्ट इज अ स्टेशनरी एट ए एंड द इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ओके, तो सबसे पहला जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, यहाँ पे अगर जो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लिखते जाता हूं, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, स्टेशनरी है। ओके, और ये आपका ऑब्जेक्ट में स्टेशनरी रख रहा हूं, और जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी है, 0 है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग सी की वैल्यू, यहाँ पे ए की वैल्यू देखें, जहां पे आपका जो ऑब्जेक्ट है स्टेशनरी फेज पे है, यानी यहाँ पे आपका जो यू होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ओके, उसके बाद अगर हम लोग इसकी काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होगी वो कितनी होगी, हाफ इंटू मास इंटू आपको पता है मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर,
ये हमने फाइंड किया था, ओके, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले के थ्रू। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हाफ इंटू एम वी, आपका v क्या है यहाँ पे, u स्क्वायर है, ओके। तो ये आपका इनिशियल वेलोसिटी आपका कितना हो जाएगा, u स्क्वायर, ओके। और आपको पता है कि u स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। तो अगर हम लोग मास इंटू 0 कर देते हैं तो ये ओवरऑल जो वैल्यू आएगी काइनेटिक एनर्जी वो कितनी आएगी, आपकी 0 आ जाएगी, ओके। तो ये तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड कर ली। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने ये देख लिया, अगर सपोज हम लोग ने ये जो वैल्यू है वो हमने निकाली है कौन से हाइट पे, ओके। तो यहाँ पे हमने जो वैल्यू निकाली है वो 0 हाइट पे निकाली है, जहां पे जो उसकी ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो स्टेशनरी है, ओके। यानी उसकी हाइट हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 ले रहे हैं, ओके। सिंपली अगर इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी कितनी आई है, 0 आई है, ओके। और अगर हमारे पास अगर पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारे पास फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर हमने देखा था कि mgh, ओके, जिसके अंदर हम लोग को हाइट मेन फैक्टर होता है ग्रेविटी के साथ और मास के साथ, जिसके अंदर अगर हम लोग देखें कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो ये हमारा मेन कैसा होता है, एनर्जी, टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है, ओके। और हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी हमारी 0 है, ओके, और हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh है, ओके। तो ये आपने लिखा है। लेकिन जो टोटल एनर्जी हमें आएगी, तो टोटल एनर्जी हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल एनर्जी हमारा हो जाएगा mgh, क्योंकि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ऑलरेडी हमारे पास कितना है, हमने कैलकुलेट किया है, 0 कैलकुलेट किया है, ओके। तो ये जो वैल्यू है वो आपने देख ली। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर वेलोसिटी को, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को b कर देते हैं, ओके, और इसको हम लोग पॉइंट बी तक रीच करते हैं, और उसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x ले लेते हैं, यानी यहाँ पे हमने पर्टिकुलर एक डिस्टेंस से ड्रॉप किया है, जहां पे जो वैल्यू है ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे अभी b पे है, ओके। तो इसमें कैसा आएगा कि अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग सेकंड कंडीशन लेते हैं, सेकंड कंडीशन में जो उसकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वो कितनी आएगी, b आएगी, ओके। और इसका जो रीचिंग पॉइंट है, रीचिंग पॉइंट हमारा क्या आएगा, यहाँ पे रीचिंग पॉइंट आएगा, यहाँ पे हमारा b आएगा, ओके। तो ये हमारा रीचिंग पॉइंट हो गया। और फॉलन थ्रू द डिस्टेंस कितना आ जाएगा, हमारा डिस्टेंस आ जाएगा हमारा x, ओके। तो ये आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ गया होगा, जिसके अंदर आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है आपकी 0 है, ओके, जिसके अंदर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका x हो रहा है, ओके। और जो आपकी a है, ये यानी एक्सलरेशन, वो आपकी कितनी है, ग्रेविटी है, ओके। तो यहाँ पे आपको पता है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ओके। तो ये हम लोग करते हैं जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, सॉरी थर्ड लॉ है, उसके थ्रू। तो यहाँ पे जो v स्क्वायर इज इक्वल टू b, यानी पॉइंट b से हम लोग ले रहे हैं, जिसमें 0 प्लस 2gh आएगा, ओके। तो यहाँ पे देखा कि हमने b का जो डिस्टेंस है वो लिया था, इसके लिए हमने लिया है v स्क्वायर b इज इक्वल टू, और हमें पता है कि जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है ऑलरेडी हमें कितना है, स्टेशनरी यानी 0 है, और यहाँ पे 2a यानी एक्सलरेशन, ग्रेविटी हमने ऑलरेडी यहाँ पे कंसीडर किया है, ओके। और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया, h हो गया, ओके। और सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट h हो गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग a और b के बीच में ले रहे हैं, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा, x आएगा, ओके। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जाएगा, v का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx, ओके। यह आपकी वैल्यू आ गई। और अगर हम लोग इसकी काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है mv स्क्वायर, ओके। और mv स्क्वायर यानी b का स्क्वायर आ जाएगा। तो सिंपली ये कितना आ जाएगा, 1/2 m2gx, ओके। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। और जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी हमारी, mgx, ओके। तो ये यहाँ पे आपको जो उसकी काइनेटिक एनर्जी मिलने वाली है वो कितना आ जाएगा, आपका mgh आ जाएगा, ओके। तो ये दोनों चीज है वो आपने देखी, ओके। उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग चेक करें तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे B और C के बीच में यहाँ पे अगर आप हाइट देखो तो B पे आपकी जो हाइट है वो आपकी कितनी हो जाएगी, h माइनस x हो जाएगी, ओके। और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन द B, तो B हमारे पे हाइट कितना आ जाएगा, h माइनस x आ जाएगा, क्योंकि हमें टोटल हाइट पता है और
अगर टोटल हाइट में से हमने ए और बी की जो हाइट है अगर उसको हमने माइनस किया तो h माइनस एक्स आ जाएगा। ओके, और h माइनस एस यानी यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी आएगी mg, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी h माइनस एक्स, क्योंकि हमने क्या किया है सिंपली यहाँ पे x की वैल्यू की जगह हमने क्या किया है h माइनस एक्स किया है, क्योंकि हमने उसमें से जो आपकी टोटल हाइट है, टोटल हाइट में से हमने क्या किया है जो आपकी ए और सी की हाइट, ए और बी की हाइट है उसको हमने माइनस कर दिया है। ओके, तो ये आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ पे एम जी एच माइनस एम जी एक्स। ओके, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी होगी, टोटल एनर्जी होगी, जिसमें आप देखोगे कि टोटल एनर्जी में तो ये आपकी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और ये आपकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी अगर हम लोग देखते हैं तो टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, जिसमें आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या थी, एम जी एक्स प्लस एम जी एच माइनस एम जी एक्स। ओके, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस आपका पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड किया है, तो आपका जो टोटल एनर्जी आने वाला है, टोटल एनर्जी आएगा एम जी एच। ओके, तो ये इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली अगर देखें तो यहाँ पे अगर हमने जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हमने लिया है ए और बी के डिस्टेंस पे। ओके, लेकिन अगर हम लोग उसकी जो पॉइंट है, अगर उस पॉइंट को अगर हम लोग सी पे रखते हैं, तो सी पे रखते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो आप हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप तो अगर उसकी वैल्यू को अगर हम लोग अब सी पे रखते हैं, वेलोसिटी को, अगर वेलोसिटी हमारी सी आती है, अगर हम लोग इस पॉइंट पे अगर रखते हैं वेलोसिटी को, तो वहां पे अगर वो ग्राउंड तक रीच करती है नियर पॉइंट सी तक, तो वहां पे जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाली है वो अभी हम चेक करते हैं। ओके, तो सपोज यहाँ पे अगर हम लोग थर्ड वाला पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करें कि जो उसकी वेलोसिटी है, ओके, तो उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी आपकी कितनी आ जाएगी, सी। ओके, और ये कहां तक जाएगा, पॉइंट सी तक जाएगा। ओके, तो पॉइंट सी तक जाएगा तो यहां पे आपकी जो तो उसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितनी आएगी, वीसी आएगी, और वो कहां तक पॉइंट तक रीच करने वाला है, सी तक। तो ऑफकोर्स हमें पता है कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी, 0 है। ओके, उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो ए से सी तक जा रहा है, तो जिसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, कंप्लीट होगा। ओके, और यहाँ पे आप देखोगे कि वहां पे जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ऑफकोर्स ग्रेविटी आने वाली है, और हमें पता है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, और वी स्क्वायर आपको पता है, वी सी स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 प्लस 2gh। ए की वैल्यू क्या है, h है, और s की वैल्यू क्या है, ऑफकोर्स यहाँ पे h है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग इसकी काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या आता है, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। ओके, और हमें पता है कि एम वी स्क्वायर यानी ये c की वैल्यू आ जाएगी हाफ, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू एज इट इज रहने दो, और जो vc स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2gh आ जाएगी। ओके, तो ये हमने फाइंड किया है, और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी आएगी इसके थ्रू वो कितनी आएगी, mgh आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आपकी जो काइनेटिक एनर्जी बनने वाली है वो कितनी आने वाली है, mgh, क्योंकि यहाँ पे 2 और 2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ओके, तो ये आपने समझा। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर ये वैल्यू अगर आप देखते हो तो ये जो वैल्यू है वो पॉइंट ए से सी के बीच में है। ओके, यहाँ पे ए और सी के बीच में जो पॉइंट है उसके हिसाब से हमने जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो निकाली है यहाँ पे। अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर सेम इस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग ग्राउंड एट द पॉइंट सी से लेते हैं, ओके, तो यहाँ पे अगर हमने सी से लिया तो सी वैल्यू की जो हाइट है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, आपको पता है क्योंकि सी से अगर हम लोग पॉइंट को कंसीडर करते हैं, सी से नीचे जाते हैं तो उसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जिसके अंदर अगर पोटेंशियल एनर्जी देखते हो तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है mgh इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि आपकी जो हाइट है वो कितनी है, 0 है। अगर 0 मल्टीप्लाई बाय mg करें तो ये कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। ओके, तो इसके लिए जो हमारी टोटल एनर्जी होने वाली है, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और हमें पता है कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या है,
mgh है। ओके, तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी mgh है और ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 0। तो टोटल एनर्जी भी हमारी कितनी आ जाएगी, mgh आ जाएगी। ओके, तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि 1, 2 और 3, तो इन तीनों इक्वेशन के थ्रू हम लोग आसानी से ये बता सकते हैं ये आपका 3 है। ओके, उसके बाद आपने जो सेकंड वाला निकाला था उसका सेकंड और फर्स्ट का फर्स्ट। ओके, तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है, ओके, जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम एट 3 पॉइंट। ओके, तो तीनों पॉइंट पे जो उसकी एनर्जी है वो तीनों पॉइंट पे सेम होने वाली है और ये तीनों हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। आप चाहे तो यहाँ पे थर्ड वाला देख सकते हैं, थर्ड वाले पे mgh आया। ओके, सेकंड वाला पे अगर आप देखते हो, सेकंड वाले में भी हमारी जो वैल्यू आई है वो टोटल एनर्जी कितनी आई है यहाँ पे mgh आई है, और फर्स्ट वाले में भी यहाँ पे अगर आप चेक करो तो उसकी जो एनर्जी आई है, टोटल एनर्जी, वो कितनी आई है यहाँ पे mgh आई है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जो टोटल एनर्जी यहाँ पे आप निकाल रहे हो, टोटल एनर्जी दोनों की या तीनों की यहाँ पे आपको सेम मिलने वाली है। ओके, और इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी भी हाइट से अगर हम लोग अबव ग्राउंड तक अगर हम लोग देखते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और जो उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर वो ग्राउंड तक फॉल होते हुए अगर आप देखते हो यहाँ पे उसकी अगर काइनेटिक एनर्जी यहाँ से यहाँ तक फॉल हो रही है। ओके, अगर सपोज तो उसके अंदर अगर वो ए से अगर सी तक रीच करता है, टॉप से अगर वो बॉटम ग्राउंड तक रीच करता है, तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी सिंपली किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। और हमें पता है कि जो एनर्जी होती है वो ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पे अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो आपको यहाँ पे भी आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी भी आपको 0 देखने के लिए मिलने वाली है। ओके, तो ये इसके लिए यहाँ पे जो तीनों पॉइंट है, चाहे ए बी सी हो, तीनों के ऊपर जो आपको एनर्जी देखने के लिए मिलेगी उसकी एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। इसके लिए यहाँ पे सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि जो इसकी टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके, और अगर यहाँ पे दोनों तीनों की वैल्यू निकाले ए के अंदर, तो ए के अंदर हमारा क्या आ रहा था, mgh प्लस 0। ओके, जिसकी वैल्यू आ रही थी mgh। ओके, बी के अंदर हमारी जो वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी यहाँ पे mgx प्लस mgh माइनस x। ओके, जहां पे इसकी वैल्यू आएगी mgh। ओके, उसके बाद अगर सी के अंदर देखो तो सी के अंदर भी हमने किया था 0 प्लस mgh, जहां पे इसकी टोटल जो एनर्जी आ रही थी वो कितनी आ रही थी, mgh आ रही थी। ओके, और यही हमने फॉर्मूला यहाँ पे अगर आप चेक करो काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी, उसके अंदर भी हमने यही सेम फॉर्मूले से फाइंड किया है टोटल एनर्जी को। ओके, तो टोटल एनर्जी का ही फॉर्मूला होता है mgh, जो आपके हाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर आपकी हाइट कहीं से भी अगर आप किसी भी चीज को अगर ड्रॉप कर रहे हो तो उसके अंदर जो एनर्जी कन्वर्जन है वो आपको 0 देखने के लिए मिलता है। उसके अंदर आपको किसी तरीके का कोई भी एनर्जी कन्वर्जन आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। ओके, तो यहाँ तक आपने ये जो फ्री फॉल वाला टॉपिक है वो आपने यहाँ पे हमने पूरा कवर करवा दिया है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है हमारा पावर है, उसको भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी जो हमारा जो टॉपिक है वो है पावर है, और हमें पता है कि पावर का अगर हम लोग सिंपल सा अगर हम लोग फॉर्मूला देखते हैं तो पावर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय टाइम टेकन, यानी हम लोग कितना टाइम लेते हैं किसी भी वर्क को करने के लिए। तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टाइम। ओके, तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन क्या हो सकता है कि आपने कितना काम किया है कितने टाइम में। ओके, तो इसके लिए हम लोग किसी भी चीज को अगर हम लोग कंसीडर कर ले, ऑफ कोर्स कि अगर आप किसी भी माउंटेन को अगर आप क्लाइंब करते हो, अगर माउंटेन की क्लाइंब करने के लिए आपने क्या किया है, वर्क डन किया है। ओके, और उसके अंदर आपको कितना टाइम लगा है वो आपको यहाँ पे बताना है कि कितना आपने काम किया है और कितना आपने उसके अंदर टाइम लगाया है। ओके,
और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इसकी यूनिट को लेके, तो यूनिट को लेके भी यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो वर्क का जो यूनिट होता है, वर्क का यूनिट आपने देखा होगा वो क्या होता है, किलोवाट, यानी हम लोग किलोवाट में उसको कंसीडर करते हैं। और टाइम यहाँ पे आप मिनट में ले सकते हैं या फिर आप हॉर में ले सकते हैं। ओके, तो इस हिसाब से आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना टाइम टेकन लिया है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे कि अगर हमें किसी भी वर्क डन, अगर हमारा कोई भी वर्क डन है वो हमारा कितना है, अगर हम लोग यहाँ पे 1000 जूल लेते हैं। ओके, ये आपका वर्क हो गया, और उसके लिए हमें कितना टाइम लगा है, उसके लिए हमें टाइम लगा है 1 किलोवाट पावर, यानी 1 सेकेंड के लिए हमें कितना टाइम लगा है, 1 किलोवाट पावर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 100 वॉट के लिए हो जाएगा 360। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 3600 सेकेंड। ओके, यानी 1 घंटा। ओके, तो इस हिसाब से जो आपका ये हो जाएगा पावर हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा आपका 1000/3600। ओके, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, हम निकाल रहे हैं इसका जो पावर है वो हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, यानी वर्क निकाल रहे हैं। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर, और तो ये हो जाएगा आपका 3600, और यहाँ पे इसको कट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3600,000 जूल। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे, बहुत इजी है, सिंपल से। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे 2-3 जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसको हम लोग करते हैं और समझते हैं कि अगर आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन दिया जाता है पावर से रिलेटेड, या फिर आप देखते हो फोर्स से रिलेटेड, जिसके अंदर आपको कितना पावर यूज हुआ है और कितना कंज्यूम हुआ है, उसके ऊपर अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप किस तरीके से कर सकते हो, वहां पे हम लोग दो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो हमने जो पावर से रिलेटेड जो 2 सॉल्व एग्जांपल है वो 2 सॉल्व एग्जांपल यहाँ पे हम करवाते हैं, जिसके अंदर आप देखो कि समवन टेक 25 सेकेंड टू कैरी अ बैग वेइंग 20 kg टू हाइट ऑफ 5 मीटर, हाउ मच पावर हैज यूज। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग गिवन देखें तो हमें मास दिया है, मास हमें दिया है 20 kg। ओके, उसके बाद अगर हम लोग हाइट की बात करें तो हाइट हमें दिया है 5 मीटर, और हमें टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे 40 सेकेंड। ओके, सॉरी यहाँ पे आप 20 सेकेंड, सॉरी यहाँ पे 20 सेकेंड हाइट आपको कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है। ओके, और हमें पता है कि अगर हमें यहाँ पे पावर है तो पावर का जो फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू mg, और पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे जो इसकी फोर्स है फोर्स निकालते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसकी जो पावर की वैल्यू है वो निकालेंगे, क्योंकि हमें उसके लिए वर्क डन है वो हमें चाहिए होता है। ओके, तो आपको मास दिया है, हमें मास हमें कितना दिया है 20। ओके, और हमें पता है कि जो ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है 9.8। ओके, तो इसके यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 196। तो 196 यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूटन आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे फोर्स हो जाएगा। ओके, और अगर हमें पता है कि अगर हम लोग उसको 5 मीटर ऊपर तक कैरी करना है तो ऑफकोर्स हमें सम काइंड ऑफ वर्क लगने वाला है। ओके, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, जिसमें अगर आप देखो फोर्स हमारा कितना है 196, और हमें कितना टाइम लगने वाला है, कितना हाइट हम लगने वाला है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है 5 है, तो ये आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 980 जूल। ओके, उसके हिसाब से हम लोग जो पावर है, पावर की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं वर्क अपॉन टाइम। ओके, तो वर्क यहाँ पे हमने कितना किया है 980 जूल। ओके, और हमें टाइम कितना लगा है यहाँ पे आपको 40 सेकेंड। ओके, सॉरी 20 सेकेंड लगा है। ओके, तो 20 सेकेंड यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपकी कट जाएगी, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 44। ओके, तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू लगने वाली है वो कितनी हो जाएगी 44 वॉट। तो इस तरीके से आप इसकी जो वैल्यू है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, और अगर वहीं पे अगर आप सेकंड में देखो कि 25 वोट इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज फॉर द 10 आवर एवरी डे। ओके, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डज इट कंज्यूम एवरी डे। तो यहाँ पे अगर 25 वोल्ट का अगर आप 10 घंटे रोज इस्तेमाल कर रहे हो, ओके, तो कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हर दिन यूज हो रही है। ओके, तो यहाँ पे आपको पता है कि आपको जो पावर है वो कितना है आपका 25 वोल्ट है। ओके, और यहाँ पे 1 वोट की जो एनर्जी है वो कितनी होती है 0.025 किलोवाट, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जो पावर होती है इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम लोग किलोवाट में देखते हैं। ओके, और हमें क्या करना है कि कितनी जो एनर्जी है, कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है वो हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो ये क्या आ जाएगा आपका कि पावर
इंटू टाइम, यानी कितना पावर हम लोग कितने समय के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आपका पावर कितना हो जाएगा 0.025 किलोवाट इंटू आपका जो टाइम है वो टाइम कितना है आपका 10 घंटे। ओके, क्योंकि हमने उसको हावर में लिया है। तो आपको एक घंटा आप प्रतिदिन कितना आप एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं 0.25 किलोवाट पर आवर। ओके, तो आप हर एक घंटे में कितना आप एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं 0.25 किलोवाट। ओके, तो इस तरीके से आप अपने घर की भी इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज हो रही है, आप कितना इस्तेमाल, कौन सा डिवाइस कितना इस्तेमाल करते हैं और कितने वोल्ट का है, उस हिसाब से आप बता सकते हो कि आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी आप डेली यूज कर रहे हो। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा पूरा कंप्लीट जो बुक है वो कंप्लीट यहाँ पे वर्क और एनर्जी वाला चैप्टर है वो यहाँ पे हमने खत्म कर लिया है। ओके, फिर और जो आपका एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज भी हम लोग इसके तुरंत बाद ही आपको अपलोड कर देंगे। आप वहां से जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है वो आप देख सकते हैं। ओके, और प्लीज आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये पूरा जो चैप्टर है वो अच्छे से समझा या नहीं समझा है। ओके, जिसके अंदर हमने हर एक टॉपिक को कवर किया है। ओके, जिसमें अगर यहाँ पे मैं इसको इरेज कर दूं और यहाँ पे आपको बताओ कि हमने कौन कौन से जो टॉपिक है, चाहे आपने देखा हमने वर्क पहले हमने कवर किया, देन उसके बाद हमने एनर्जी वाला देखा। ओके, देन उसके बाद हमने एनर्जी के अलग अलग टाइप देखे, उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखा। ओके, तो इस तरीके से हो गया। उसके बाद हमने फ्री फॉल देखा। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे पावर देखा। ओके, तो इस तरीके से हमने जो वेरियस टॉपिक थे वर्क एंड एनर्जी के, वो सारे के सारे जो टॉपिक है वहां पे कवर किए। ओके, और अगर आपको ये पूरा जो चैप्टर है अगर आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।